हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी युवक भारती की दूसरी इकाई का 9वां पाठ, जिसका नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। यानी कि मैं जब तक जीवित रहूंगा लिखता रहूंगा, ऐसे कहते अमृतलाल नागर। इस पाठ में के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी की मुलाकात की है। यह मुलाकात इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अब जब तक जिंदा रहो इस पाठ के लेखक का परिचय देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गया। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत यानी दुनिया संसार के जाने माने यानी प्रसिद्ध कवि, लेखक, आलोचक यानी समीक्षक एवं संपादक एडिटर के रूप में वह विख्यात है, प्रसिद्ध है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग, सावधान और संवेदनशील रचनाकार है। वह अपने देश के बारे में, वह काल के बारे में और इस समाज के वातावरण के बारे में के प्रति सजग यानी सावधान रहकर ही वह रचना करते। उनकी प्रमुख रचना फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन, आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में भारतीय वन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भौतिक, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। अब देखेंगे कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो इस पाठ की विधा है साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यू। अब देखेंगे कि इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, उन्होंने जो लेखक ने अमृतलाल नागर जी की जो मुलाकात की, उस मुलाकात में राजनीति के बारे में पूछा। सामाजिक, उस समय की समाज की व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में पूछा। लेखकों, उस काल में लेखक कैसे थे उनके बारे में आदि के बारे में प्रश्न पूछे। इन सभी का जीवन एवं लेखक पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास यानी कोशिश किया। यानी कि इस पाठ के जो मुलाकात ली वो लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी और मुलाकात ली अमृतलाल नागर जी की। और अमृतलाल नागर जी को उन्हें सवाल पूछे कि उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी और उस समय के लेखक कैसे थे, उनके बारे में नागर जी को उन्होंने प्रश्न पूछे। अब विद्यार्थी मित्रों, तिवारी जी ने किस तरह मुलाकात ली, ये पाठ के माध्यम से अपन देखते हैं। तिवारी जी सवाल पूछते हैं नागर जी को, नागर जी, मैं आपको अपने लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता। तिवारी जी नागर जी को प्रश्न पूछना चाहते कि जब आपने लेखन कार्य आरंभ किया, शुरुआत की, उनकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था। तिवारी जी नागर जी को सवाल पूछते कि जिस समय आपने साहित्य लिखने की शुरुआत की थी उस समय साहित्यिक यानी साहित्य के संबंध में, साहित्यकार के संबंध में वह वातावरण कैसा था। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया। आपने जो लिखना शुरू किया वो आप किन लोगों से प्रेरित यानी किसी को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित करना, आपको लेखन के तरफ, साहित्य के तरफ, साहित्य लिखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया। क्या आदर्श थे आपके सामने, आपको जो साहित्य लिखा आपके सामने आदर्श अनुकरणीय ऐसी कौन सी बातें थी, उनको सामने रखकर
आपने साहित्य लिखना शुरू किया? अब नागर जी जवाब देते, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। नागर जी तिवारी जी के सवाल का जवाब देते हुए कहते कि लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ से कवियों को अधिक पढ़ता था। शुरू शुरू में मैं कवियों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में ज्यादा पढ़ता था। सर नेही जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। नागर जी कहते हैं कि मेरे पितामह यानी जो दादाजी है, वह हमारे घर में 2 पत्रिकाएं यानी मैगजीन मंगाते थे, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था। हिंदी साहित्य में जाने माने साहित्यकार है प्रेमचंद, और प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। शुरू में बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास विख्यात थे, वह उपन्यास हमने पढ़े। शरद चंद्र को बाद में, पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास पढ़े, उसके उपरांत शरद चंद्र के बाद में पढ़े। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देसी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा। विद्यार्थी मित्रों, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंदमठ, यह आनंदमठ से जो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ से ही लिया गया था। अब तिवारी जी फिर सवाल नागर जी को पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? क्या उन लेखकों का जो आपने साहित्य पढ़ा, यही आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी जवाब देते, नहीं, कोई आदर्श नहीं। मैंने केवल साहित्य पढ़ा, किसी को आदर्श नहीं रखा। केवल आनंद था पढ़ने का। उनका साहित्य पढ़ने से मुझे एक आनंद मिलता था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में। विद्यार्थी मित्रों, उस समय अपने देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और जो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, यानी कि भारत को आजादी दिलाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे। उस समय साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था, लाठीचार्ज हुआ था। उस समय साइमन कमीशन के ऊपर बहिष्कार करने, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने की मुख्य वजह थी, तो साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, वह 7 ही सदस्य अंग्रेजी थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इन वजह से उन साइमन कमीशन के ऊपर बहिष्कार किया गया था, और बहिष्कार करने की वजह से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से पहली कविता फूटी, कब लव कहूं लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। नागर जी कहते हैं कि जब साइमन कमीशन के ऊपर अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय क्रांतिकारों को जो लाठीचार्ज किया था, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है कब लव कहो लाठी खा। यह मेरे लेखन का आरंभ मानिए। फिर तिवारी जी नागर जी को सवाल पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं आए? यह घटना हो गई साइमन कमीशन, उनके बाद आप राजनीति में क्यों नहीं? फिर नागर जी के सवाल के जवाब देते, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। उनकी कमजोरी थी कि नागर जी के जो पिताजी थे वो अंग्रेजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में। 1929 में जो नागर जी का इंटरेस्ट पैदा हो गया वह पढ़ाई में और सामाजिक कार्यों में। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। नागर जी कहते कि मेरी जो पहली कविता छपकर आ गई 1933, और जिसका नाम था अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों।
चंडी प्रसाद हृदयस्थ थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तिवारी जी सवाल करते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, हाँ निश्चित रूप से। नागर जी मानते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व का मेरे ऊपर असर पड़ा था। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका था। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से नागर जी के जो पिताजी थे, उनके पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से नागर जी को रोका था। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ था। उन्होंने रोका आंदोलन में भाग लेने के लिए, इस वजह से वह रोकना ही मेरे लिए अच्छा था। तिवारी जी, आपने लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी ने जो लेखन कार्य किया, अक्सर करके उनके लेखन का मुख्य विषय था गरीबों निर्धन लोगों के प्रति दया। नागर जी, वह तो अपने समाज से उपरे थे। मैं जिस समाज में रहता था वह गरीबों को देखता था, वही से ही मुझे प्रेरणा मिली और अपने साहित्य का विषय गरीबों को बनाकर मैंने काफी साहित्य का सृजन किया। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत प्रभावित किया। नागर जी कहते कि मुझे जो संस्कार मिले गरीबों के प्रति दया, मेरे जो पिताजी थे किसी भी दुख दर्द में उसे पता चला और तुरंत पहुंच जाते थे, इससे ही मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी, उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी जवाब देते, उसे तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था। विद्यार्थी मित्रों, जो काकोरी बमकांड है 9 अगस्त 1925 में हो गया था। काकोरी के पास एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन के पास जो अंग्रेजी खजाना लेकर ट्रेन में जा रहे थे, उस समय भारतीय क्रांतिकारों ने 19 अगस्त 1925 को उस ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास में रोकने का प्रयास किया। उसे काकोरी बमकांड कहते हैं। 1921 में आंदोलन तेज हो गए थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 1921 में जो आंदोलन थे काफी मात्रा में तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों में जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तिवारी जी नागर जी को पूछते कि आर्य समाज का आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है? नागर जी, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। शुरू में आर्य समाज का मेरे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा था। मेरे पिताजी ने एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हो गई। नागर जी कहते कि जवाहरलाल नेहरू से जो मेरी मुलाकात हो गई वो 1933 में हो गई। उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। नेहरू जी की मां जो स्वरूप रानी थी, वह मेडिकल कॉलेज में भी दाखिल, यानी उनका भी एडमिशन था, प्रवेश थी। उसी समय मेरा छोटा भाई भी वही दाखिल था। नेहरू जी भी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई थी, प्राय होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह। नागर जी मानते कि नेहरू जी के साथ में मेरी काफी बातें हुआ करती। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, जिसका नाम है महाकाल, जो छपा 1946 में। जो उपन्यास लिखा गया 1944 में और छपा कर 1946 में। बंगाल से लौटकर उसे लिखा था। मैं जब बंगाल से वापस आ गया था उस समय महाकाल उस उपन्यास को लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ, वही महाकाल उपन्यास कुछ दिन के बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ। नागर जी, हाँ तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखक के संपर्क में प्रभाव में रहे? धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।